नमस्कार। लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपने एनसीईआरटी नोट्स फॉर ऑल एग्जाम क्लास 12th हिस्ट्री की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 बुक को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन भाग 2 बुक जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ना। जो भाग 1 जो थी उसके अंदर 4 चैप्टर थे, उसकी प्लेलिस्ट बिल्कुल तरीके से सही तरीके से आपने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर चारों वीडियो है और उनके एमसीक्यू प्रश्न भी उसमें दिए हुए हैं। जो चौथा चैप्टर उसके एमसीक्यू पेंडिंग है, तो वो मैं आज आपके अपलोड कर दूंगा। ठीक है। आज अपन भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 की जो बुक है उसके 5वें अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह बिल्कुल सब क्लियर होगी और यहाँ से अपने इसको कर लेते हैं शुरू। ठीक है। एनसीईआरटी नोट्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी और कक्षा 12th, ठीक है ना, इसके अंदर एमसीक्यू के प्रश्न भी आपके रहने वाले हैं। और ठीक है, ओके। भारतीय इतिहास के कुछ विषय इसके अंदर जो आपके चैप्टर रहेंगे वो 9 चैप्टर है, मतलब 4 चैप्टर इसमें भी रहेंगे। ठीक है ना। जिसके अंदर देखो यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही है और पीडीएफ वैसे आपको मिल जाएगी, तो कोई इशू है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो 12th की हिस्ट्री है इसके अंदर आपके 3 पार्ट है, यानी कक्षा 12th, ठीक है ना। कक्षा 12 की जो इतिहास है इसकी 3 किताबें, ठीक ना, इसकी 3 बुक्स है, BWO के 3 बुक्स है। सबसे पहला जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ठीक है, इसके अंदर 4 चैप्टर है। ईंट मन के, राजा किसान, बुद्धत्व, जाति वर्ग और विचारक विश्वास इमारतें। ठीक है, ये 4 चैप्टर इसके अंदर है। उसके बाद में आपके ये भाग 2 है, ये भाग 2, ठीक है ना। इसमें विषय 5, 6, 7, 8 और 9 तक है। उसके बाद में आपके भाग 3 है, जिसके अंदर 5 चैप्टर और है। कुल मिला के टोटल जो है वो आपके 15 अध्याय है। ठीक है, और 3 बुक है, और तीनों बुक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रहेगी। तो आप वहाँ जा कर के देख करके इनकी बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी देख सकते हैं, और इनके जो एमसीक्यू है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में अपन बात करेंगे। अध्याय संख्या 5। चलो, विभिन्न लोगों द्वारा यात्राएं करने का उद्देश्य। अब आप बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो एग्जैक्ट वही पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले यात्रा के बारे में देखेंगे तो लोग यात्राएं क्यों करते थे। मेन रीज़न ये है कि विभिन्न लोगों के द्वारा यात्रा करने के पीछे क्या उद्देश्य था। देखो, अगर एक पॉइंट देखें तो महिलाओं और पुरुषों ने रोजगार की तलाश में यात्राएं की होगी। ठीक है। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि से बचाव के लिए लोगों ने यात्राएं की होगी। भाई किसी एक प्राकृतिक स्थान पर प्राकृतिक घटना हो गई तो वो दूसरे स्थान पर यात्रा करेंगे। उसके बाद में व्यापारिक, सैनिक, पुरोहित और तीर्थयात्री के रूप में लोगों ने यात्रा की होगी। और साहस की भावना से प्रेरित होकर भी कुछ लोगों ने यात्राएं की होगी। तो ये यात्रा के उद्देश्य है। प्राचीन दौर में यात्राएं करने के पीछे क्या समस्या थी। देखो, पुराने समय में जो लोग यात्राएं करते थे उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो सबसे पहला है लंबा समय, सुविधाओं का अभाव। अब पहले सुविधाएं इतनी थी नहीं कि आज आप फ्लाइट में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन उस समय इतना कुछ सुविधाओं का डेवलपमेंट था नहीं। ठीक है। उसके बाद में समुद्री लुटेरों का भय। पहले जो जहाज़ें थी वो सारी समुद्रों से होकर जाती थी, तो नौकाएं जो पानी के अंदर चलती थी, समुद्रों में चलती थी, तो वहाँ लुटेरों का भय था। ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक आपदाएं, यानी किसी प्रकार की कोई सुनामी वगैरह आ जाए तो वो उसके साथ में चले जाए। बीमारियां, रास्ता भटकाने का भय। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो बीमारियां थी, रास्ता भटकने का भय। जैसे कि अपन 6 क्लास या 7th क्लास की हिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि वास्को डी गामा अपने साथ में कई सारे अन्य साथियों के साथ में आया था, लेकिन जब वापस गया था तो लगभग 40 के आसपास बचे थे। बाकी वाले सारे के सारे जो है वो आपके बीमारी से मर गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी।
आगे बात करें भारत की यात्रा करने वाले प्रमुख यात्री कौन है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन जिन 3 प्रमुख यात्रियों की बात करेंगे उनके अंदर सबसे पहला तो आएगा अल बरूनी। सबसे पहले आएगा अल बरूनी जो 11वीं सदी के आसपास अपने भारत में आया था उज्बेकिस्तान से। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अपन इब्न बतूता की जो 14वीं शताब्दी के अंदर आया था। और उसके बाद में अपन बात करेंगे मोरक्को से एक फ्रांसीसी यात्री आया था जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, तो अपन 3 लोगों की बात करेंगे मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंदर। और वो 3 लोग कौन कौन हैं, 3 लोगों के अंदर अपन बात देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अल बरूनी की। किसकी बात करेंगे, अल बिरूनी। ठीक है, ये एक अल बरूनी हो गया। दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता की। और उसके बाद में अपन इसकी बात करेंगे फ्रांसवा बर्नियर जो एक प्रकार से फ्रांसीसी यात्री था। ठीक है, इन तीनों की अपन बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, कुछ यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की। अब इनके अलावा कुछ अन्य यात्री और है जिन्होंने भारत की यात्रा की। अब इनका तो अपन विस्तृत रूप से देखने वाले हैं कि इन्होंने अपने भारत के संदर्भ में क्या विवरण किया क्या नहीं किया। ठीक है, अब इसके अलावा इनके अलावा कुछ अन्य यात्री जो बुक्स के अंदर दिए गए हैं तो उनको भी मैंने यहाँ पे डाला है। तो देखो इनके अलावा कौन कौन थे, तो अगर आगे अपन बात देखें तो ये मार्को पोलो। देखो एक यात्री है मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो एक यात्री है जो 13वीं सदी के आसपास वेनिस से आए यात्री। मार्को पोलो के विवरण से दक्षिण भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का उसने प्रकाश डाला। यानी ये जो मार्को पोलो जो है वो आपके वेनिस सिटी से अपने यहाँ पे आया था। ठीक है ना, वेनिस से यहाँ पे आया था। कहाँ से आया था, वेनिस से अपने यहाँ आया था। ठीक है, और इसने अपने दक्षिण भारत के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी, दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के ऊपर इसने प्रकाश डाला था। उसके बाद में निकितन जो रूस से 15वीं सदी के अंदर अपने भारत में आया था। उसके बाद में बात करें शायदी अली रेड्स जो तुर्की का था, 16वीं सदी में भारत में आया था। फादर मास्तरेत स्पेन जो अकबर के दरबार में आया था। पीटर मुंडी इंग्लैंड का था, 17वीं सदी में आया था। अब्दुल रज्जाक स्मरकंदी ने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की और उसने कालीकट बंदरगाह को देख उसके आधार पर भारत को एक विचित्र देश बताया और मंगलोर एक प्रसिद्ध मंदिर है उसकी प्रशंसा की और विजयनगर का भी उसने वर्णन किया। किसने, अब्दुल रज्जाक ने अपना जो कालीकट बंदरगाह है, इस कालीकट बंदरगाह को देखकर उसने एक भारत को विस्तृत देश बताया। ठीक है, और जो मंगलोर का एक प्रसिद्ध मंदिर है उसकी भी उसने प्रशंसा की और विजयनगर जो साम्राज्य था उसका भी उसने वर्णन किया। ठीक है, शेख अली हाजिन ये भारत से बहुत अत्यधिक निराश हुआ था और भारत को एक घृणित देश बताया। ठीक है, तो शेख अली हाजिन 1740 के दशक में यहाँ पे आया था और ये भारत से काफ़ी नाराज हुआ था यात्रा से और इसने भारत को एक घृणित देश बताया। तो आप ये बात भी थोड़ी याद रखेंगे कि कौन से विदेशी यात्री ने भारत को एक घृणित देश घृणित देश बताया। अब आगे मोहम्मद वली वल्खी भारत को इतना प्रभावित हुआ कि कुछ समय ये सन्यासी बन के यहाँ पे ही रह गया। महमूद वली वल्खी ये भारत से इतना प्रभावित हुआ यहाँ के जो उस समय जो परंपराएं थी तो ये कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया और यहाँ पे रह गया था। उसके बाद में बात करें दुआर्ते बरबोसा 1518 ईस्वी में पुर्तगाल से अपने दक्षिण भारत की यात्रा करता है। जो वेप्टिस्ट त्वेनियर ये 17वीं सदी का फ्रांसीसी जोहरी है जिसने कम से कम भारत में 6 बार यात्राएं की। विशेष रूप से भारत के व्यापारिक स्थितियों से ये बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। याद रखना, इसने जो भारत की तुलना है वो ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। तो इनके अंदर कोई ज़्यादा इतना लोड वाला है नहीं। मैं एक बार वापस इसको आपको बता देता हूँ। देखो इसमें अपन ने ज़्यादा अभी तक कुछ चीज़ें इतनी हैवी लोड वाली देखी नहीं है। ठीक है, ये मतलब यात्री का उद्देश्य क्या है और प्राचीन में यात्रा करने के पीछे समस्याएं की थी। भारत में अपन 3 प्रमुख इनका वर्णन पढ़ेंगे, अल बरूनी का, इब्न बतूता का और फ्रांसवा बर्नियर का। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ यात्री है जिनके बारे में अपन ने इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देख लिए, जैसे कि कौन सा व्यक्ति भारत को एक घृणित देश बताता है, तो शेख अली हाजिन है। तो इस तरीके से ठीक है। आगे अपन बात करें अल बरूनी की, तो अब अपन एक एक चीज को बड़ी अच्छी से देखेंगे। अल बरूनी देखो
अब ये जो अल बरूनी है इसका जन्म होता है 973 ईस्वी। फोटो आपको इसकी दिख रही होगी। 973 ईस्वी में ये जन्म लेता है। कहाँ पे लेता है? ख्वारिज़म, आधुनिक उज्बेकिस्तान। अब इसकी जो जन्म डेट है वो है 973 ईस्वी। जगह का नाम है ख्वारिज़म, आधुनिक उज्बेकिस्तान। आधुनिक यानी प्रेजेंट टाइम में जो उज्बेकिस्तान कंट्री है उस कंट्री में इसकी जन्म होती है। ठीक है, इस कंट्री के अंदर इसका जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो क्षेत्र था ख्वारिज़म, ये ख्वारिज़म शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ठीक है, ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय सबसे अच्छी बेहतर शिक्षा को प्राप्त किया था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई है, फ्रांसीसी है, हिब्रू है, संस्कृत आदि ये भाषाएं शामिल थी। हालांकि वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। उसके जितने भी स्रोत हैं उससे अपने को ये जानकारी मिलती है कि हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वो प्लेटो तथा अन्य दार्शनिक यूनानी दार्शनिकों के कार्य से पूरी तरह परिचित था और जिन्हें उसने अरबी में अनुवाद करके या अनुवाद के माध्यम से पढ़ा और कार्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अभी तक अपन ने दो चीज़ पढ़ी है। पहली चीज़ क्या पढ़ी है कि ये जो अल बरूनी था इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? उस जगह का नाम है ख्वारिज़म। ख्वारिज़म। अब ये ख्वारिज़म जो है वो कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान के अंदर है। ठीक है ना। और उज़्बेकिस्तान जो है वो एक प्रकार से उस टाइम में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और इस अल बरूनी ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी और इसको कई भाषाओं का नॉलेज था और उसमें सबसे ज़्यादा इसको जिन भाषाओं का नॉलेज था उसमें सीरियाई लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज शामिल थी। ठीक है, आगे बात करें है अल बरूनी भारत कैसे आया। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ये जो अल बरूनी है ये भारत कैसे आया। तो देखो सन 1070 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण हो गया। अब ये ख्वारिज़म जहाँ इसका जन्म हुआ था ना, वहाँ पे कब हुआ जन्म हुआ था? 973 में। 973 में जन्म होने के बाद में 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण के पश्चात, ख्वारिज़म पर कोई हमला हो गया। आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ के कई विद्वानों को तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया, जिसमें अल बरूनी एक था। इस मैटर को आप वापस समझें। मैटर क्या है? मैटर बिल्कुल सिंपल है। मैटर ये है कि भाई जन्म तो होता है 973 में। 973 के बाद अपने को डेट याद रखनी 1017 ईस्वी की। 1017 में क्या हुआ कि ये जो ख्वारिज़म है, मान लो ये ख्वारिज़म है, इस ख्वारिज़म के ऊपर अटैक किसने किया? महमूद गजनी ने। तो इस गजनी ने अटैक किया 1017 ईस्वी में। तो यहाँ के जितने भी कवि और जो विद्वान थे उन सबको पकड़ करके अपने साथ ले गया गजनी। ठीक है, और गजनी लेके गया, उसमें से इन सभी जो जिन विद्वानों को और कवियों को पकड़ के लेके गया था ना, उनमें से एक आपका ये अल बरूनी था। तो ये गजनी है और गजनी के कोने में ये देखो बैठा अल बरूनी है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो वापस बता देता हूँ। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ से अपने साथ कई विद्वानों और कवियों को पकड़ करके अपनी राजधानी गजनी ले जाता है, जिसमें अल बरूनी एक था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनी साम्राज्य में आया था। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनी साम्राज्य में आया था। उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस समय का हिस्सा बन चुका था और उत्तर अपना भारत का जो पंजाब प्रांत है, जो वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान भारत के अंदर भी शामिल है, तो उस समय ये जो क्षेत्र था ये अपने उस गजनी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उससे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक से जीवन बिताया गजनी में ही। अल बरूनी को भारत के प्रति भारत के प्रति रुचि विकसित हुई, उसकी भारत के प्रति इच्छा जताई उसने कि भाई चलो भारत घूम के आते हैं। कई भाषाओं में दक्ष निपुण हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने कई संस्कृति और जिसमें पतंजलि का व्याकरण, इस बात को ध्यान रखना है कि उसने जो अपने भारत में पतंजलि का व्याकरण है उस ग्रंथ का भी उसने अनुवाद किया था अरबी भाषा में। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ है, उसके कार्यों का भी उसने संस्कृत में अनुवाद
किया। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि वो एक बहुत ही इतना भाषाओं का नॉलेज वाला व्यक्ति था जिसने पतंजलि का जो व्याकरण है उसका भी अनुवाद किया, और ये यूनानी गणितज्ञ है इनका भी उन्होंने अपनी भाषाओं में या संस्कृत में अनुवाद किया। अल बरूनी की यात्रा, हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है कि वो कहाँ से कब कहाँ गया, ऐसी अपने को कोई डेट नहीं मिलती, लेकिन उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा की। अगर पर्टिकुलर अगर अपन थोड़े बहुत अवशेष के माध्यम से साक्ष्यों से जुटाएं तो अपने को देखने को मिलता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत का इलाका था वहां के कई क्षेत्रों में उसने यात्रा की थी। अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक हिस्सा बन चुके थे, और ये वृत्तांत पश्चिमी सहारा रेगिस्तान से लेकर के उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले हुए थे। ध्यान रखना, इसके जो वृत्तांत थे, वृत्तांत का मतलब है यात्रा करके जो लिखे गए विवरण थे, उसके विवरण पश्चिम के अंदर बात करें तो सहारा रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान आपके कहाँ पड़ता है, देखो यूरोप ऊपर है या अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका महाद्वीप से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक इसके जो वृत्तांत थे वो विस्तृत थे। तो आप मान सकते हैं कि ये मतलब कितना बड़ा विद्वान रहा होगा। अब इसने एक किताब लिखी, किसने, अल बरूनी ने। अल बरूनी ने एक किताब लिखी, उसका नाम है किताब उल हिंद। किताब का नाम क्या है, उल हिंद। उल हिंद जो पुस्तक है उसका लेखक है अल बरूनी। अल बरूनी द्वारा ये लिखी गई पुस्तक बिल्कुल पूरी तरीके से अरबी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, और इसकी भाषा सरल व बिल्कुल स्पष्ट थी। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानूनी माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ध्यान रखना, अल बरूनी की जो पुस्तक उल हिंद जो है वो आपके टोटल 80 अध्यायों में विभाजित है। सामान्यतः अनेक इतिहासकारों का मानना है कि अल बरूनी की ज्यामितीय संरचना स्पष्टता का मुख्य कारण गणितज्ञ की ओर झुकाव था, ठीक है। तो आपको विशेष रूप से यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि इसके अंदर टोटल जो अध्याय थे वो आपके 80 अध्याय थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें। ओके, भारत को समझने में आई बाधाएं। अब अल बरूनी जब भारत में यात्राएं कर रहा था तो उसको भारत में समझने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आई। देखो, अल बरूनी अपने इन निर्धारित उद्देश्यों में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों में चर्चा की है जो उनके अनुसार या उसके समय में बाधक थी। तो सबसे पहली थी भाषा। संस्कृत, अरबी व फारसी से इतनी भिन्न थी कि अनुवाद करना आसान नहीं था, क्योंकि अपने भारत की जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत का अरबी व फारसी से बहुत ही कोई तालमेल ही नहीं था, बिल्कुल अलग थी। तो उसको अनुवाद करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद में धार्मिक व प्रथागत भिन्नता, यहाँ भारत के अंदर धार्मिक और प्रथागत बहुत ही भिन्नता थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आचरित था। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि पर निर्भर रहा। अल बरूनी संस्कृत के विषयों में लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभिन्नता, लोकोक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल व व्युत्पन्न प्रयुक्त किए जाते। तो कुल मिला के उसने ये इन चीज़ों से बड़ा जंग लड़ा और उसके बाद में अपना यात्रा वृत्तांत पूरा किया, ठीक है। नेक्स्ट है अल बरूनी के लेखन कार्य की विशेषता। अब अल बरूनी का जो लेखन कार्य है उसकी क्या विशेषता है। अपने लेखन कार्य को उसने अरबी भाषा में लिखा। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण जो था वो आलोचनात्मक था। उसके ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधित कृतियां भी शामिल थी। प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों का एक साथ उसने तुलना की, संस्कृतियों के साथ एक तुलना की है। अल बरूनी की जाति व्यवस्था का वर्णन देखो, अल बरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण दिया, ठीक है। उसके अनुसार भारत में 4 सामाजिक कारण थे। हालांकि यह दिखाना चाहता था कि फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। फारस में भी इस तरीके के 4 सामाजिक वर्ग थे। देखो, सबसे पहला था घुड़सवार तथा शासक वर्ग। घुड़सवार जो था वो शासक वर्ग था। उसके बाद में भिक्षु, पुरोहित, चिकित्सक,
खगोल शास्त्री व अन्य वैज्ञानिक और कृषक परिवार या फिर शिल्पकार। यद्यपि ये बताता है कि इस्लाम धर्म में सभी को समान माना जाता था और विभिन्नताएं केवल धार्मिकता के प्रारंभ में थी। जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को मानने के बावजूद अल बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखना इस बात को कि उसने अपवित्रता की जो मान्यता उसको स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने यह भी लिखा है कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थायी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। अल-बरूनी लिखता है कि वैश्य व शूद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है। ये दोनों एक साथ एक ही शहर व गांव में रहते हैं, समान घरों में, समान आवासों में मिलजुल कर। जाति व्यवस्था के बारे में अल-बरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से पूरी तरह प्रभावित था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने जो वर्णन किया है वो अलग है, लेकिन अपन जो दूसरे चैप्टर में या तीसरे चैप्टर में देखते हैं उसमें बिल्कुल अलग है कि जो क्षुद्र या जो नीची जाति के लोग थे उनको शहर से बाहर रहना पड़ता था। इसी प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अपन सारे जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उन सबको अपन इस तरीके से देखने वाले हैं। आगे बात करेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता का जीवन परिचय। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। ध्यान रखना, इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत जो है वो अरबी भाषा में लिखा। ठीक है, और इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसे रिहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिहला। 14वीं शताब्दी भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। इसका जन्म तेंजियर मोरक्को में हुआ था। इसका तेंजियर मोरक्को में, जो इस्लामी कानून अथवा सीरिया पर अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था। ये तेंजियर मोरक्को। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम ही उम्र में साहित्यिक व शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली थी। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर, यानी पुस्तकों के स्थान पर, यात्राओं से अर्जित अनुभवों के ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। यानी ये क्या कहता है कि मुझे पुस्तकों के ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यात्रा करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके अंदर ये बहुत ही रुचि रखता था। ध्यान रखना कि कौन सा विदेशी यात्री जो है वो किताबों से प्रत्यक्ष रूप से घूम करके, यात्रा करके ज्ञान हासिल करने में अपनी बहुत ही रुचि रखता था, तो वो आपका इब्न बतूता है। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उससे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वो नए नए देशों में लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक जाता था। कुल मिलान रो तो फिर को बड़े शौक हो। ठीक है, आगे ध्यान रखें इब्न बतूता की यात्रा। देखो, अपने जन्म स्थान अपने जन्म स्थान से गुरुवार, जो बिना किसी सह यात्री या कारवा के बिना अकेला ही भारत की यात्रा के लिए निकल पड़ा। बंदो बड़ो मजेदार हो। देखो, वार है गुरुवार, ठीक है, बिना किसी सहयात्री या बिना किसी कारवा। सहयात्री का मतलब अन्य सहयोगी यात्री, और कारवा का मतलब होता है पैदल चलने वाले ऊंटों का, ऊंट जो होते हैं उनका जो एक चलता है ना कारवा संगठन, पैदल चलने वाले लोगों का समूह, या इस तरीके से कह सकते हैं कारवा। बिना किसी कारवा, बिना किसी दोस्त के अकेला ही भारत की यात्रा के लिए निकल पड़ा 1332-33 ईस्वी में। बंदे का मूड बन गया, भाई साहब घूम के आना है, टॉप टेकी सीधी गुरुवार को। और भारत प्रस्थान से पहले वो मक्का गया, सीरिया गया, फारस गया, यमन गया, ओमान गया और पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की उसने यात्रा की। और मध्य एशिया के रास्ते होते हुए इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। ध्यान रखना, 1333 ईस्वी में कहाँ पहुंचा? सिंध। आगे अपन ने जिसकी बात की थी वो कौन था? फटाफट बताओ। अब ये जो ऊपर अपन ने बात की ना इसकी अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी तो आपके गजनी तक तो आया था बंदी बन के। उसके बाद में उसने भारत की तरफ इंटरेस्ट जताया और भारत में आया और उसने यात्राएं की। लेकिन आपका इब्न बतूता जो है वो तो गुरुवार के दिन मूड बना के निकल गया कि भाई साहब मेरे को भारत जाना है। लेकिन बीच में वो मक्का चला गया, सीरिया चला गया, फारस चला गया, यमन चला गया, ओमान चला गया, पूर्वी अफ्रीका चला गया। उसके बाद में उसको अपने भारत का रास्ता मिला और फिर वो मध्य एशिया से होते हुए 1333 ईस्वी के अंदर अपने सिंध देश पहुंचा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। अब उस समय अपने भारत में मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली का, और उसने दिल्ली का काजी उसको नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता इस पर अनेक वर्षों तक रहा और उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया
तो उसको कैद कर दिया, और यद्यपि बाद में पुनः उसे राजकीय सेवा में शामिल कर दिया। अब लफड़ो यूं हुई कि बंदो लड़ाई मतलब यहाँ काजी नियुक्त किया, काजी नियुक्त करने के बाद में सुल्तान का एक बार उसने कोई विश्वास कर दिया, कोई धोखा वोखा दे दिया होगा, तो उसको कैद कर दिया। कैद करने के बाद में जब इसकी ये जो गलतफहमी दूर हुई तो इसको वापस राजकीय सेवा में रख लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में मंगोल शासक चीन के वापस सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। देखो अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने 1342 ईस्वी में मंगोल शासक चीन के पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। पहले तो काजी बना हुआ था, काजी के बाद में काजी से हटा दिया, हटाने के बाद में उसको राज्य की सेवा वापस मिली। राज्य की सेवा वापस मिली तो 1342 ईस्वी में मंगोल शासक चीन के पास में मतलब सुल्तान कौन, मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बनकर के वहां पे गया था। इब्न बतूता मालाबार तट पे भी गया, फिर वहां से वो मालदीव गया, 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। अब यहां से टॉप टेकी मालदीव, ठीक है, मालदीव गया, 18 महीने तक वहां पे काजी का पद संभाला। मालदीव से श्रीलंका टेक दी टॉप, मालदीव से दे श्रीलंका, फिर श्रीलंका से फिर मालाबार तट, मालाबार तट से फिर मालदीव, और इस दौरान बंगाल व असम भी गया। बंदे के मूड बन गया तो बंगाल चला गया, असम चला गया। फिर जहाज से उसने सुमात्रा से चीनी बंदरगाह जैतून की यात्रा की। उस दिनों यात्रा करना आसान सुरक्षित नहीं था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के हमले को झेला। यही कारण है कि वह अपने साथियों के साथ कारवे में चलना पसंद करता था। अब जैसे ही उसकी फटने लगी कि भाई साहब डाकू ठोक देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, तो बाद में वो धीरे धीरे कारवे में चलने लगा। ठीक है, आगे आगे बात करें तो इब्न बतूता, ठीक है, कारवे में चलने लगा। इब्न बतूता 1347 में वापस घर जाने का डिसाइड करता है। इसके मूड में आता है कि भाई साहब अब 1347 में अपन घर जाएंगे, और उसने 1354 में घर वापस पहुंचा, और उसकी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद, उसने 30 वर्ष बाद जो है वापस घर गया। ठीक है ना, यात्रा आरंभ की उसके बाद। इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासक एक जिद्दी यात्री था। जब वो वापस गया तो स्थानीय शासक के निर्देश पर उनकी कहानियां और वर्तनताओं को दर्ज किया गया, और इब्न जुजाई को इब्न बतूता के स्मरणों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है इब्न जुजाई, इब्न जुजाई। ये जो इब्न जुजाई है, इसने क्या किया, इब्न बतूता के जो स्मरण है उनको लिखने का कार्य किया। स्मरणों के आधार पर यात्रा वृत्तांत जो है इनको लिखा। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 दिन, सिंध से दिल्ली की यात्रा लगभग 50 दिन का समय, और दौलताबाद से दिल्ली की यात्रा 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जाती थी। तो इस तरीके से उसकी ये पूरी जानकारियां हैं। आगे बात करें नारियल। इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी आश्चर्य संकेत वृक्ष के रूप में किया गया है। भारतीय इसमें रस्सी बनाते थे। उसने कहा कि ये जो नारियल है, इससे भारतीय लोग रस्सी बनाते थे, और लोहे की कीलों के बजाय इसे जहाजों को भी सीलते थे। नेक्स्ट, पान का भी ये वर्णन करता है इब्न बतूता, पान का भी वर्णन करता है। पान की बेल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि इस पर कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है। वह नारियल व पान से पहले परिचित नहीं था। इब्न बतूता ने यहाँ पे अपने भारतीय शहरों का भी वर्णन किया है। तो उसने भारतीय शहरों का वर्णन किस तरीके से किया है उसमें देखो। उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। इब्न बतूता क्या कहता है कि दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था, और उसके बाद दौलताबाद महाराष्ट्र भी कम नहीं था, और आकार में ये दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली धना बसा शहर था, जिसके चारों ओर प्राचीर थी। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ थी, यानी इसके अंदर जो दीवार थी उसकी चौड़ाई 11 हाथ थी, और एक हाथ का लगभग जो मापन प्रणाली जो थी वो 20 इंच थी। इस शहर में 28 द्वार थे, जिसमें बदायूं दरवाजा सबसे विशाल था। मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी होती थी। दिल्ली शहर एक बेहतरीन कब्रगाह यानी कब्रिस्तान भी था। कब्रगाह में चमेली तथा गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे, जो सभी मौसम में खिल रहे थे। ठीक है, अधिकांश शहरों में एक मस्जिद तथा मंदिर होता था। बंद नगरों में नर्तक, संगीतकार और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान विचिन्हित होते थे। इब्न बतूता इन शहरों
की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहा जाता था। ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता था? ताराबाद कहा जाता था। ठीक है, आगे इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन भी इब्न बतूता करता है अपनी पुस्तक के अंदर। तो देखो, इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली यानी संचार व्यवस्था का विवरण देता है। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय तथा विश्राम स्थल तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए। ये कहता है कि जो सभी व्यापारिक मार्ग थे वहाँ व्यापारिक मार्गों के ऊपर विश्राम गृह बनाए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हो गया। इसमें न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना व उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजा भी जाता था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंह से दिल्ली की यात्रा 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी। यानी दिल्ली की जो डाक प्रणाली थी वो बहुत ही विकसित थी, बहुत ही अच्छी थी, जिसमें ज़्यादा समय लगता था। वो गुप्तचरों के माध्यम से केवल 5 दिन में पहुंच जाती थी। और भारत में उस समय 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली थी अश्व डाक व्यवस्था, दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था का मतलब है कि अश्व डाक व्यवस्था को उल्क कहा जाता था, जो हर साल मील की दूरी पर स्थापित राज्य के घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। और पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते थे, जिसे दावा कहा जाता था। और पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। और डाक व्यवस्था का प्रयोग सूचना भेजने के साथ खुशासन के फलों के परिवहन के लिए भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन बात करें फ्रांसवा बर्नियर, एक यात्री जो आपके फ्रांस का यात्री था, इसकी बात करें तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 ईस्वी तक 12 साल मुगल दरबार में रहा। 1656 से लेकर 1668 तक 12 साल मुगल दरबार में रहा। पहले शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिक्को की चिकित्सा के रूप में, बाद में मुगल दरबार के एक अमीर दनी समद खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। एक अमीर दानिस्मद खान के साथ में बुद्धिजीवी वैज्ञानिक के रूप में उसने कार्य किया। आगे बर्नियर की लिखित ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। कुछ अन्य यात्रियों की बात करें तो जेसुइट रोबर्टो नोबेली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया। इसमें सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों का एक नाम है दुआर्ते बरबोसा, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। और इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी यूरोप गया ही नहीं, वो भारत में ही बस गया। ये जो मनुकी जो था ये भारत पसंद आ गया इसको और ये भारत में ही बस गया। बर्नियर के लेखन की विशेषताओं की बात करें आगे, उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया। ध्यान रखना, बर्नियर ने जो अपनी कृति थी प्रमुख, उसको किस शासक को समर्पित किया? लुई 14वें को समर्पित किया। प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप में निम्न दिखाता है। ये अपनी जो जितनी भी बातें हैं उन बातों में ये क्या करता है कि भारत की स्थिति जो है यूरोप से निम्न दिखाता है। बर्नियर की कार्य फ्रांस में 1670 और 1671 के बीच में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्ष के भीतर अंग्रेजी ही डच, जापान तथा इतालवी भाषा इसमें इसको अनुवादित करती है। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्रा की, कई बार वह कश्मीर भी गया। नोट, बर्नियर की कृति ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुगल बादशाहों के साथ यात्रा। ठीक है, अब बर्नियर यहाँ अपने भू स्वामित्व का भी वर्णन करता है। उसमें क्या लिखता है कि भू स्वामित्व के बारे में बर्नियर लिखता है कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव है। ठीक है, मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी हुआ करता था, जो इसे केवल अपने अमीरों के बीच बांट देता था, जो अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। अपने भारत में जो भू व्यवस्था थी उसका बिल्कुल विरोध करता है आपका बर्नियर।
राजकीय भू स्वामित्व के कारण खेती का भूधारक अपने बच्चों को नहीं दे सकते, इसलिए वे भूमि में सुधार व निवेश रुचि नहीं लेते, जिसमें कृषि का जो मार्ग है वो बिल्कुल ही रुक गया है। बर्नियर द्वारा भारतीय समाज का वर्णन। बर्नियर लिखता है कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं था, भारत की खेती अच्छी नहीं थी, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषकों श्रमिकों के अभाव में कृषि के विहीन है और यहाँ की हवा बिल्कुल दूषित है। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। बर्नियर भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ें निजी भूस्वामित्व के भाव को मानता है, ठीक है। और फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग निरकुंसवाद की धारणा को विकसित करने में किया और इस आधार पर मार्क्स ने एशियाई उत्पाद पद्धति का सिद्धांत दिया। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो मुगल सरकारी जो दस्तावेज है, ये एक भी ऐसा अपने को कोई सबूत नहीं मिलता जिसमें राज्य की भूमि का एक ही मात्र स्वामी केवल और केवल मुगल, ऐसा कहीं अपने को वर्णन मिलता ही नहीं है। लेकिन बर्नियर कहता है कि केवल और केवल मुगलों के पास ही जमीन थी। बर्नियर द्वारा शिल्पकारों का वर्णन किया जाता है। शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकार मूल रूप से आलसी होता था। जो निर्माण करता वह अपनी आवश्यकताओं या अन्य बाधाओं के कारण करता था, ठीक है। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादकों को बेहतर बनाने की प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह मुक्त था, ठीक है ना, कम था। हालांकि यह भी मानता था कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य जो धातुएं वो भारत में पाई जाती है। बर्नियर एकमात्र इतिहासकार था जो राजकीय कारखाने की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। तो ये बात इसने थोड़ी अच्छी कही है। बर्नियर नगरों के बारे में भी लिखता है। नगरों के बारे में वो लिखता है कि 17वीं सदी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी। यह अनुपात उस समय यूरोप से अधिक था। इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को सीवीर नगर कहता है और ये राज्य के शिविरों पर निर्भर थे। तो ध्यान रखना, उसने भारतीय नगरों को सीवीर नगर कहा है। आगे, दास और दासियां मध्यकाल के बाजार में खुले और खुले आम दास बेचे जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे, ठीक है ना, दास खरीदते देखा होगा। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 1,00,000 टके तथा 200 दास दिए। दासों का निम्न उपयोग होता था। दासों के साथ कुछ दासियां संगीत में निपुण होती थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में उनकी सेवाएं ली जाती थी और दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी, उनकी बहुत ही कम होती थी। उसके बाद में बात करें सती प्रथा की, तो बर्नियर आपके ये सती प्रथा का भी उल्लेख करता है। सती कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं प्रविष्ट होकर आत्महत्या कर लेती थी। बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया। उसने लिखा है हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता था, ठीक है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको इनकी बुक के अंदर, मतलब ये जो अपनी 12th की हिस्ट्री की बुक है उसमें भी पढ़ने को मिलेगा। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा बुक का नीचे, तो आप बुक भी पढ़ लेना, ठीक है। आप दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, बुक पढ़ो और नोट्स पढ़ो, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। आगे यहाँ पे वो कुछ मैप है वो डाल दिया कि अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए जाने पर कौन सी जगह थी। तो ये सारी जगहों के डाल रखे हैं। सिंध गया था, ऊजा गया था, मुल्तान, अजूदहान, अबूर, सरस्वती, हंसी, दहेली, ये सारे के सारे। हिंदू, देखो हिंदू शब्द 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था से निकला है। अरबी लोग इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा। यहाँ के निवासी हिंदी कहे जाते थे। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू कहा और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा और उनकी भाषा जो थी वो हिंदवी बन गई, ठीक है। और उसके बाद में ये दिल्ली का है कि इसमें कितना बड़ा गेट होता था, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हुई है, तो आप देख लेना अपने अनुसार, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी। वर्ण व्यवस्था जो मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी वापस इसमें थोड़ी बहुत PDF में डाल दी है मैंने फ़ोटो, और ये सारी चीज़ें आप देख लेना।
कालक्रम भी इसमें डाल दिया है, और उसके बाद में MCQ जो यहाँ पे नीचे आएगा, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे MCQ की। ठीक है।